हेलो विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार सहचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थी, आज अपने बात करेंगे समाजीय मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एमए फाइनल समाजशास्त्र का 9th का सेकंड पेपर है। विद्यार्थियों, आज अपने बात करेंगे समाजीय मानव शास्त्र की अध्ययन विधियाँ। सामाजिक विज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य, जैसा कि हमने बार बार कहा है, कि ऐसा सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना है जिन्हें संपूर्ण मानव समूह पर सर्वव्यापक रूप से लागू किया जा सके। ऐसे सिद्धांतों के निर्माण की कसौटी अनुभाविकता ही हो सकती है। अनुभाविकता इस प्रकार के केंद्रीय अनुभव है जिसे अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में विकसित करता है। अनुभाविकता वह है जिसका सत्यापन किया जा सकता है। इस दृष्टि से सामाजिक मानव विज्ञान में जो भी आधार सामग्री एकत्रित की जाती है, उसका मूल स्रोत आनुवंशिकता होती है। विद्यार्थियों, सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन के प्रयोग में लाई जाने वाली प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, प्रक्रियात्मक विधि। एमए फाइनल में सामाजिक मानव शास्त्र पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, इन 3 विधियों का अध्ययन अपने क्रम वाइज करेंगे। नंबर 1, ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड्स। किसी भी विज्ञान में अध्ययन विधि का तात्पर्य अध्ययन के तर्क से है। दूसरे शब्दों में, जब हम अध्ययन विधि की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि अमुक समस्या के अध्ययन में कौन सी विधि तर्कयुक्त है। जब तर्क के अनुसार एक या अनेक विधियों को हम अध्ययन के लिए स्वीकार करते हैं, तब ये निर्धारित करते हैं कि इसके अध्ययन के लिए कौन सी विधियाँ उपयोगी है। उदाहरण के लिए, यदि हम राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस कार्य में सर्वप्रथम अध्ययन विधि निर्धारित करेंगे। मान लीजिए हमने ऐतिहासिक विधि को इस अध्ययन के लिए उपयुक्त समझा है, तो अब हमें इसकी पद्धति निश्चित करनी होगी। इस पद्धति कार्य क्षेत्रीय कार्य और निरीक्षण हो सकती है। इस प्रकार अन्य विज्ञानों की तरह सामाजिक मानव विज्ञान में भी विधि का तात्पर्य अध्ययन के तर्क से है। सामाजिक मानव में ऐतिहासिक विधि एक मानवीय, विश्वसनीय और परंपरागत विधि रही है। इस विज्ञान में ऐतिहासिक विधि के 2 प्रमुख उपागम दृष्टिगोचर होते हैं। नंबर 1, वह जिसमें सामाजिक मानव वैज्ञानिकों ने जैविकी विधि के उद्विकास को अपनाया है। उद्विकास विधि में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि पर घटना का उद्गम और विकास किस प्रकार हुआ। इस विधि के अंतर्गत प्रारंभिक सामाजिक मानव वैज्ञानिकों ने सामाजिक संस्थाओं, समाजों और सभ्यताओं के उद्गम और उद्विकास के उपागम द्वारा वितरण किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री वेस्टरमार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक में क्रम विधि का विस्तार पूर्वक प्रयोग किया है। इस विधि का प्रयोग 18वीं शताब्दी और 19वीं सदी में बहुत हुआ है। बाद में चलकर उद्विकास विधि की बड़ी आलोचना हुई। आज यह समझा जाता है कि ग्रामीण समुदाय और आदिम समाज के अध्ययन में यह विधि उपयोगी नहीं है। संस्थाओं के उद्गम और विकास पर किए गए कार्य एक प्रकार से विचारणीय काम हैं। ऐसे काम की व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता नहीं है। आज हमारे सामने औद्योगिकरण
और आर्थिक विकास की समस्याएं हैं। हमारी इस समस्या के उत्पन्न कठिनाइयों का विश्लेषण उद्विकास विधि द्वारा किए गए अध्ययन में नहीं मिल सकता। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि क्रम विकास विधि की उपलब्धियां नगण्य हैं। वास्तविकता यह है कि आज सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण में उद्विकास संबंधी अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा प्राप्त सामग्री हमारी आधार सामग्री है। इस विधि का दूसरा योगदान यह है कि हमें नर जाति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री दी है। ऐतिहासिक विधि का दूसरा महत्वपूर्ण स्वरूप ऐतिहासिक उपागम में मिलती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर के अध्ययन में ऐतिहासिक विधि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सी राइट्स मिल और रेमंड एरे की कृतियों में ऐतिहासिक विधि का सफल प्रयोग देखने को मिलता है। इतिहास को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इतिहास को केवल मात्र विश्लेषण का विवरण मानते हैं। कुछ के अनुसार इतिहास हमें कोई शब्द नहीं देता। इतिहास में पूर्व कथनीयता की क्षमता नहीं है। इतिहास अनिवार्य रूप से व्यक्तिनिष्ठ है। सब मिलाकर इतिहास एक विज्ञान नहीं है, ना ही इसके पास कुछ सिद्धांत हैं। जब इतिहास में विज्ञान नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो इसकी विधि सामाजिक मानव विज्ञान को किस प्रकार एक विज्ञान का स्थान दे सकेगी। इतिहास के संबंध में ये सब धारणाएं बहुत पुरानी हैं। आज इतिहास के भी कई स्वरूप हैं। इतिहास का एक स्वरूप यह है कि इसमें केवल घटनाओं और तिथि क्रम पर जोर दिया जाता है। इसका दूसरा स्वरूप यह है कि इसमें घटनाओं को आधार सामग्री मानकर विश्लेषण तथा निर्वाचन पर अधिक जोर दिया जाता है। इस दृष्टि से इतिहास आधार तथ्यों का अध्ययन करता है। इतिहास वर्तमान और अतीत का संवाद स्थल है। इस संबंध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार का कहना है कि अतीत को हम केवल वर्तमान के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। अतीत के समाज को पूरी तरह समझ लेने के बाद हम वर्तमान के समाज पर अपना आधिपत्य बढ़ा सकते हैं। इतिहास के दो कार्य हैं। इतिहास का विश्लेषण का अध्ययन करने के कारण समन्वयीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि इतिहासकार की अन्य घटनाओं में कोई रुचि नहीं है। यह तो विलक्षण में समन्वय की खोज करता है। इतिहासकार अनोखी घटनाओं को अपने अध्ययन लिए अपनाता है और फिर इन घटनाओं में से तत्व जो सामान्य हैं उन्हें लेकर समन्वयीकरण करता है। इस तरह जहाँ एक और इतिहास विलक्षण घटनाओं का अध्ययन करता है, वहाँ उसकी प्रकृति समन्वयीकरण की ओर भी है। इतिहास में पूर्व सूचनाओं की क्षमता भी है। प्राकृतिक विज्ञानों में पूर्व कथनीयता को लेकर इतिहास की बातें कही जाती हैं। यह सिद्धांत वास्तव में भविष्य में घटनाएं जिस प्रकार घटित होंगी उसके संबंध में प्रवृत्ति का कथन या बयान, लेकिन एक विशिष्ट वस्तु पर सामान्य नियम नहीं लगाया जा सकता। भौतिकी का गुरुसूत्र का सिद्धांत है, पेड़ से गिरता हुआ सेब पृथ्वी पर आया। यह नियम है, लेकिन अमुक सेब को लेकर यह हो सकता है कि ज़मीन पर गिरने से पहले कोई उसे अपनी टोकरी में ले ले। अतः विज्ञान के नियमों का सामान्य स्वरूप तो देखा जा सकता है, पर विशिष्ट वस्तुओं में यह लागू नहीं किया जा सकता। इतिहास क्रांतियों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में क्रांति की प्रगति है, लेकिन उन्हीं कारणों से जो सेब
को टोकरी में लेने की तरह आकर्षित हो सकता है, शायद भारत में क्रांति न हो। अतः आज इतिहास का जो अर्थ लिया जाता है उसके अनुसार इतिहास एक विज्ञान है। विश्लेषण घटनाओं का अध्ययन करते हुए इतिहास विज्ञान की तरह समन्वयीकरण करता है। इसमें पूर्व कथनीयता होती है और इसका निर्वाचन और विश्लेषण युक्ति युक्त होता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को उत्पादन की विधि, उत्पादन साधनों का स्वामित्व, उत्पादन संबंधों और उत्पादन शक्तियों के संदर्भ में देखा है। इस दृष्टि से इतिहास का प्रथम काल आदिम काल था। यह काल हजारों वर्षों तक रहा। इसमें मनुष्य जो अपनी आदिम व्यवस्था में था उसने अस्तित्व के लिए प्रकृति से जूझता रहा और इस युग में वह शिकार करता था और जो कुछ मिलता सभी मिलकर श्रम करते और किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। इस व्यवस्था में उत्पादन शक्ति और साधनों पर किसी का स्वामित्व नहीं था। इतिहास का दूसरा युग दास व्यवस्था का था, दास प्रथा का था। प्रारंभ में दास व्यवस्था की प्रकृति पितृसत्तात्मक थी। ऐसी व्यवस्था में मालिक दास के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन जब दास व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित हो गई तो दासों का शोषण होने लगा। इस युग में न केवल उत्पादन के साधन वरन मजदूर भी शोषक समूह की संपत्ति थे। जानवरों की तरह दासों को खरीदा और बेचा था। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का तीसरा युग सामंतवाद का था। रोम साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं शताब्दी के यूरोप में सामंतवाद का जन्म हुआ। इस युग में उत्पादन के साधन सामंतों के हाथों में थे। किसान खेत जोतते थे और अपने नए मालिक सामंत पर आश्रित थे। अब किसानों का शोषण सामंतों द्वारा होने लगा। उत्पादन का मुख्य साधन भूमि थी। सामंत भूमि के मालिक थे। किसानों के पास श्रम बेचने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। इतिहास का चौथा युग पूंजीवादी है। पूंजीवादियों ने उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामंतों से अपने पास ले लिया। अब पूंजीवादी युग में मुद्रा का महत्व बढ़ गया। मार्क्स इतिहास के इस भौतिकवादी निर्वाचन द्वारा यह स्थापित करते हैं कि इतिहास की प्रक्रिया कुछ नियमों पर चलती है। ये नियम किसी को बर्दाश्त नहीं थे। मार्क्स का यह सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवादी कहलाया। उत्पादन के भौतिक साधनों के स्वामित्व सामाजिक संरचना के स्वरूपों को निश्चित करता है। जर्मनी के सामाजिक विचारक मैक्स वेबर ने अपनी अध्ययन पद्धति में जहां तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, वहीं उन्होंने ऐतिहासिक विधि को भी काम में लिया है। मैक्स वेबर पर अपनी पीढ़ी के विचारकों का पर्याप्त प्रभाव था। वे ऐतिहासिक विधि को सामाजिक पर घटनाओं के निर्माण में बहुत उपयोगी समझते थे। उन्होंने पूंजीवादी आधुनिक नौकरशाही के विकास और आर्थिक संरचना पर पड़ने वाले धर्म के प्रभावों का ऐतिहासिक विधि से विश्लेषण किया। उनका उद्देश्य दुनिया के 6 बड़े धर्मों का ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधि द्वारा अध्ययन करना था। उन्होंने अपने जीवन काल में यहूदी, हिंदू, ईसाई, कन्फ्यूशियन धर्मों का अध्ययन किया। इन धर्मों को उन्होंने विभिन्न युगों में देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदू और कन्फ्यूशियस और यहूदी धर्मों में ऐसे आचार नहीं हैं जो पूंजीवाद को विकसित कर पाते, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म के समकालीन संप्रदाय में ऐसे तत्व उपस्थित थे। उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ाया। इसी ऐतिहासिक विधि से मैक्स वेबर ने प्रभुता का अध्ययन करके उसके 3 प्रकार निर्धारित किए। परंपरागत प्रभुत्व, नंबर 2 चमत्कारी प्रभुत्व और विधि संबंधी प्रभुत्व। मैक्स वेबर ने प्रभुत्व के इन्हीं प्रकारों का प्रतिपादन ऐतिहासिक विधि के एकत्रित आधार सामग्री पर किया था। मैक्स वेबर की अध्ययन विधि ऐतिहासिक थी, लेकिन वे इतिहास को कार्य कारण समझने वाली विधि नहीं मानते थे। इतिहास तो केवल निर्वाचन व विश्लेषण के लिए उपयोगी है। उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी विधि
को स्वीकार नहीं किया। कार्ल मैक्स वेबर लिखते हैं कि तथाकथित इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा, जो ऐतिहासिक यथार्थता का कार्य कारण रूप में विश्लेषण करती है, हमें निश्चित रूप में अस्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन इतिहास के आर्थिक विवेचन का विकास करना हमारा उद्देश्य है। वर्तमान दशक में राइट्स मिल्स, रेमंड एरो ने भी अपनी पुस्तकों में ऐतिहासिक विधि को निश्चयात्मक परिप्रेक्ष्य में काम में लिया है। मिल्स ने अपनी पुस्तक व्हाइट कॉलर में सफ़ेदपोश कर्मचारियों के व्यवसायिक विकास का अमेरिका के संदर्भ में ऐतिहासिक विधि का विवेचन प्रस्तुत किया है। इसी तरह एरन ने संघर्ष और युद्ध की स्थितियों को ऐतिहासिक समाजशास्त्र की भूमिका में देखा है। आज औद्योगिक समाज हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इस समाज का निर्माण भी बोटोमोर ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया है। विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे कि ऐतिहासिक विधि की आलोचना क्या है।